हे गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑडिट विद जयेश भंडारी में। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सीए फाउंडेशन की रिवीजन टेस्ट पेपर मई 21 की। जी हाँ, आप लोगों की आरटीपी, आप लोगों का एमटीपी सब कुछ आ चुका है। तो हम लोग उसी पर बच्चे लोगों बात करने जा रहे हैं और हमारे जून एग्जाम्स की तैयारी के लिए, यानी जून 21 की हमारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए। ठीक है। तो इस वक्त के अंदर बगैर ये दिमाग में लाए कि भाई एग्जाम्स होंगे एग्जाम्स नहीं होंगे, क्या होगा वो जो होगा बच्चों देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त में बहुत जरूरी है कि आप लोग जितना बेटर तरीके से तैयारी कर सके उतना करें। और उसी रेंज में बच्चों, उसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज बात करेंगे आरटीपी के ऊपर। उसके बाद अगले लेक्चर में बच्चों हमारी बात होगी एमटीपी के ऊपर। और उसके बाद में बच्चों, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि आपका नया स्टडी मटेरियल आ चुका है और नए स्टडी मटेरियल में कुछ न्यू टाइप के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वो नए जो क्वेश्चंस हमारे हैं और जो नए टाइप के एग्जाम्पल्स हैं उन सबको यहाँ पे कवर कर लेंगे, ताकि जितना टाइम हमारे पास में है उसमें हम जितनी बेस्ट तैयारी कर सके उतनी बच्चों तैयारी कर लें। बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए जी, तो आइए आज का काम हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आरडीपी के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन देके रखे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो आइए यहीं से हमारी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको दिया, explain the type of contract in the following agreement under the Indian Contract Act 1872। बराबर से, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टाइप है। ये बताने को कहा, एक्स प्रॉमिस टू सेल इज स्कूटर टू वाई फॉर ₹1 lakh। However, the consent of X has been procured by Y at gun point। बच्चों, गन पॉइंट पे कंसेंट दिया गया। आप लोग जानते हैं कि इट इज अ मैटर ऑफ कोर्जन, यानी कि वहां पे फ्री कंसेंट नहीं है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है वो बनने वाला है वॉइडेबल। क्या कहते हो बच्चों, गन पॉइंट पे अगर कंसेंट दिया तो कोर्जन आ गई, कोर्जन आ गया तो इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा जाने वाला है, वॉइडेबल जाने वाला है। तो पहले का आंसर होना चाहिए वॉइडेबल। ठीक है। सेकंड नंबर है, ए बॉट गुड्स फ्रॉम बीन 2015 में गुड्स परचेज किए बट नो पेमेंट वाज मेड टिल 2019। बच्चों, टाइम बाद डेप्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट ये, क्योंकि 2015 में गुड्स परचेज किए और 3 साल निकलने के बाद भी अगर आपने पैसा नहीं रिकवर किया है तो इट मींस ये तो खत्म हो गया, वॉइड हो चुका है। तो टाइम बाद डेप्ट का पॉइंट लगना चाहिए इसके अंदर। तीसरा नंबर बच्चों, जी एग्री टू गिव ट्यूशन टू एच अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वो ट्यूशन देगा एंड एच इन कंसिडरेशन प्रोमिसेस टू पे जी ₹5,000 पर मंथ। बराबर से भाई, यानी दोनों ही चीजें नेक्स्ट मंथ में होने वाली हैं। तो इट इज अ मैटर ऑफ बायलिटरल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है यूनिलिटरल और बायलिटरल, मतलब एग्जीक्यूटरी, यानी दोनों पार्टीज फ्यूचर में जाके अपना काम करने वाली है। तो एग्जीक्यूटरी का बायलिटरल वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसमें अपने को दिख रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आइए आपको आंसर भी चेक करवा देता हूं साथ साथ में मैं। ये देखिए, ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। इन द इंस्टेंट केस एक्स इज एन एग्रीव पार्टी एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, जैसा आपको मैंने कहा था, एट हिज ओपिनियन नॉट एट द ओपिनियन ऑफ वाई। बट ऑब्वियस है एक्स के ऑप्शन पे ही होगा, जो एग्रीव पार्टी हमारी होती है, जिसके अगेंस्ट में कोर्जन यूज हुआ उसी के ऑप्शन पे होता है, दूसरी पार्टी के ऑप्शन पे नहीं होता। मतलब अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है। इट इज अ मैटर ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बराबर। सेकंड वाला बच्चों, भी कैनॉट sue A फॉर द पेमेंट इन 2019 एट इट क्रॉस 3 years। मैंने आपको कहा था टाइम बाद डेप्ट हो गया। A good debt become unenforceable after the period of 3 years as barred by limitation act। ये void हो जाएगा, अभी रिकवर नहीं कर पाओगे। Where G agree to give tuitions to H pre-engineering student from the next month and H in consideration promise to pay G 5,000 per month। जैसा अपना क्वेश्चन था, तो ये देख लो बच्चों, एग्जीक्यूटरी है क्योंकि येट टू बी कैरिड आउट है। और बढ़िया लिखना चाहो तो एग्जीक्यूटरी में भी बायलिटरल वाला जो पॉइंट हमारा है बच्चों वो लगा देना, और ज्यादा बेस्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। बराबर, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। चले बच्चे लोगों आगे बढ़ जाएं अपन। चलिए जी, सेकंड वाला क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट। बच्चे लोगों, आप लोग अच्छी तरह से इस टॉपिक को जानते हैं। बराबर से,
कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट वाला पॉइंट गलत है, कंसिडरेशन मे बी एडिक्वेट, यानी एडिक्वेसी होना जरूरी नहीं है। इस पॉइंट को आपको समझाना है। साथ में आपको यह भी समझाना है कि अगर कंसेंट फ्री है तो नॉन एडिक्वेसी कैन नॉट बी चैलेंज, बराबर। अगर फ्री कंसेंट पे बना है तो एडिक्वेसी का कोई रोल ही नहीं है, बस समथिंग इन रिटर्न अपना होना चाहिए। तो आई थिंक एकदम सा थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस पे ज्यादा मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस है तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। मिस्टर श्याम ओन अ मोटर कार, ही अप्रोच मिस्टर हरीश। बच्चों, मिस्टर श्याम के पास में कार है और उन्होंने मिस्टर हरीश को अप्रोच किया एंड ऑफर टू सेल हिज मोटर कार फॉर ₹3 लाख। ठीक है, Mr. Shyam told Mr. Harish that the motor car is running at the rate of 20 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। क्या बात है, बढ़िया। ये कार ओनर ने सामने वाले को कहा। बोथ द फ्यूल मीटर और स्पीड मीटर जो है वो बहुत परफेक्टली काम कर रहे हैं, मतलब उनमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। मिस्टर हरीश एग्रीड विद द प्रपोजल ऑफ मिस्टर श्याम एंड टुक डिलीवरी ऑफ द कार बाय पेइंग 3,000 रुपया उन्होंने दे भी दिया। After 10 days, Mr. Harish come back with the car and extend the claim made by Mr. Shyam regarding fuel efficiency was not correct. ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपने जो 20 किलोमीटर पर लीटर बोला था वो तो गलत है आपका क्लेम, कार उतना चल ही नहीं रही है। And therefore it was a case of misrepresentation। वो कह रहे हैं आपने मेरे साथ misrepresentation किया है। तो आप जानते हो it is a matter of voidable contract। अगर misrepresentation का ब्लेम लगाया है तो फ्रॉड भी लगा सकते थे वो, बराबर, पर ये क्लेम लगाया। ठीक है, referring to the provision of Indian contract, decide and write whether Mr. Harish can resign the contract on the above ground। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्या बच्चे लोगों? यहाँ पे सेक्शन नंबर 19 हमारा कुछ बात कहता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकते हो एग्री पार्टी। बट सेक्शन 19 क्या कहता है? अगर आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस से इफ पार्टी कैन फाइंड आउट द ट्रूथ, अगर पता लगा सकती है और नहीं लगाया है, उस केस में यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो, बराबर। और जब भी फ्यूल और स्पीड मीटर बराबर काम कर रहा है तो आप खुद भी चेक कर सकते थे इसको, बराबर। चलिए जी, आपको थर्ड का आंसर मैं यहाँ से चेक करवाता हूँ कि ऐसे इसका क्या आंसर मांगता है। अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन था बच्चों अपना, ये देखिए उसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। प्रॉपर्ली आंसर पढ़ के आप लोग इसका आंसर ड्राफ्ट करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए जो अभी अपन कर रहे थे। एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोर्जन। सेक्शन 19 पढ़िएगा, बराबर। 15, 16, 17, 18, मतलब खास करके 16, 17, 18 तीन सेक्शन हमारे, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। उसके बाद सेक्शन 19 आपको दे रखा है, बराबर। Caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the aggrieved party। इसका कंसेंट आपने इससे लिया। A party to contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if things fit, अगर उसको ठीक लगे, insist that contract shall be performed, कि भाई आप परफॉर्म करिए फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में, लेकिन जैसा प्रॉमिस किया था वैसा परफॉर्म करिए। He shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true। ये वाली लाइन का मतलब बच्चों मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपने कहा था कि इसमें जापानीज इंजन है तो आप लगा के दे दो, या आपने कहा था 20 किलोमीटर पर लीटर चलेगी, तो आप या तो कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल करें, नहीं तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को उस सिचुएशन में लेके आ जाओ कि जिसमें हम ये मान लें कि हाँ आपने सच बोला था, तो ऐसी कार का डिलीवरी करो या ऐसा कुछ करो जिससे 20 किलोमीटर पर लीटर हो जाए, बराबर ना। इंजन चेंज करो, जो आपको करना हो करो। लेकिन इसका बच्चों एक एक्सेप्शन है, इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस, फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, जो मैंने 17 पढ़ा, साइलेंस रहना फ्रॉड है कि नहीं है, द कॉन्ट्रैक्ट नेवरदीलेस इज नॉट वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा इफ द पार्टी whose consent so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence। बच्चों, अगर आप चीजों को बेहतरीन तरीके से ढूंढ सकते थे और आपने अगर नहीं ढूंढा, है ना, आप चीजों को ढूंढ सकते थे लेकिन अगर आपने नहीं ढूंढा तो फिर आप सामने वाले को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हो।
बराबर से। तो इन द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन बोथ द फ्यूल मीटर एंड स्पीड मीटर ऑफ कार वर वर्किंग प्रॉपर्ली, बिल्कुल परफेक्टली वो काम कर रहा था, ठीक है। मिस्टर हरीश हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी रिलीजन, आप पता लगा सकते थे, इसीलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होना नहीं है, हेंस मिस्टर हरीश कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अबव ग्राउंड। हाँ जी, बीच में आ गया है फोन, फोन जी फोन जी फोन, क्या बात है। हाँ जी, फोन किसका आ गया है भाई, देखना पड़ेगा ये तो, अभी देखते हैं जी, अभी देखते हैं, फोन वोन आ चुका है। हाँ जी, कोई है भाई यहाँ पे आसपास, नहीं है, रुकिएगा बच्चे लोगों, कुछ अर्जेंट फोन है तो देख लेते हैं भाई फोन वोन किसका आ गया है बीच में। हाँ जी, ये किसका फोन आया है भाई बीच में, माता श्री का फोन है भाई, जरा देखें क्या हुआ है। हाँ जी, चलिए जी, तो बच्चे लोगों आइए जी, आगे अपन काम शुरू करते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है जी वो क्या कहता है, आइए देखें अगले। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरह से, कोई टेंशन तो नहीं, बराबर एकदम फर्स्ट क्लास, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट पे चलो। मिस्टर एस एज 58 ईयर वॉज एम्प्लॉय इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये काम कर रहे हैं साहब। He was going to retire after 2 years. 2 साल बाद रिटायर होने वाले हैं। Mr. D made a proposal to Mr. S to apply for voluntary retirement from his post so that Mr. D can be appointed in his place. चलो सर बढ़िया। मतलब ये जो भाई साहब है मिस्टर एस जो है वो 58 साल के हैं भाई, 2 साल में रिटायर होने वाले हैं। मिस्टर डी उनको एक प्रपोजल देते हैं कि सर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो और सो दैट मिस्टर डी कैन बी अपॉइंटेड, ताकि मिस्टर डी उनकी जगह पे आ जाए। भाई ये ऐसे कैसे होता है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, और मिस्टर डी उनको 10 लाख रुपया ऑफर करने को भी तैयार है ताकि वो रिटायर हो जाए और मिस्टर एस उनकी जगह पे आके 2 साल काम कर ले। भाई पता नहीं मिस्टर डी उनकी जगह पे आके काम कर ले। मिस्टर एस शुरुआत में तो मना कर देते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में मना कर देते हैं, ईमानदारी है भाई। बट व्हेन ही इवैल्यूड द अमाउंट ऑफर्ड एज कंसिडरेशन, उनको लग रहा है यार 10 लाख रुपया मिल रहा है, 2 साल मेरे रिटायरमेंट में बाकी है, 10 लाख मिल रहा है, जस्ट डबल ऑफ हिज कम्युनिटिव रेम्यूनरेशन। 2 साल में मैं जितना कमाऊंगा उससे कई ज्यादा मुझे उसका डबल पैसा मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो क्यों ना छोड़ दिया जाए। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, लालच उनके दिमाग में आ गया। He agreed to receive the consideration and accepted the above agreement to receive money to retire from his office. Okay, और उन्होंने एग्री कर लिया कि ठीक है भाई मैं तो रिटायरमेंट ले लेता हूँ, मुझे 10 लाख रुपया दे देना। बताओ क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है क्या भाई? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बच्चों पूछा है आपको, क्या लगता है क्या ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मैटर है क्या? एक तरह से गवर्नमेंट पोस्ट ऐसे किसी को देने की बात करना बेचना ही हो गया एक तरह से ये तो। अरे ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज जैसा पॉइंट लग रहा है। बच्चों मैंने आपको एक चीज कही थी, कभी अगर कंफ्यूज हो जाओ, आपको नहीं समझ आ रहा है सर ये ट्रैफिकिंग का पॉइंट है, ये इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन का पॉइंट है, तो क्या है? हाँ, ये जरूर आपको पता है कि सर ये वॉइड है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो बच्चों स्पेसिफिक पॉइंट पे जाने की जगह पूरा टॉपिक समझा के लिख देना वहां पे इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। इतना टेंशन मत ले वहां पे कि और सर स्पेसिफिक पॉइंट कौन सा लिखे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आओ आपको मैं बताता हूं कि इसका आंसर आईसीई जो है वो कैसे लिखता है। हाँ, इन्होंने लिख दिया बच्चों सेक्शन 10 के हिसाब से, अपन ने पढ़ा था वही कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। सेक्शन 23 कहता है कि एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। बराबर, ये तो अपने को पता है, सेक्शन नहीं याद हो तो टेंशन नहीं। The given problem talks about entering into agreement for sale of public offices. Practically तो ट्रैफिकिंग का पॉइंट है, which is opposed to the public policy। पर नहीं कुछ समझ में आए तो opposed to public policy, it is unlawful, कुछ भी लगाओ, सब लगा सकते हो। पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है? नो मनी कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस इन विच द पब्लिक इज इंटरेस्टेड। मीनिंग दे दिया। और अगर ऐसा होता है तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और अनलॉफुल है। यहां बच्चों क्वेश्चन का डिटेल आ गया पूरा, ये क्वेश्चन का डिटेल। फाइनल आंसर, here Mr. S promised to sell for Mr. D an employment in the public services is the consideration for Mr. D's promise for 10 lakh। इतना खतरनाक लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है तुमको,
सीधा सीधा सा जो है कि इट इज अ प्रॉमिस बाय मिस्टर एस टू गिव 10 लाख रुपीस टू मिस्टर डी फॉर एज अ कंसिडरेशन। ठीक है, देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ द अबव प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये एग्रीमेंट हमारा हो जाएगा बच्चों वॉइड, बोले तो वॉइड है, यानी नॉट वैलिड है, इट इज वॉइड। नॉट वैलिड नहीं लिखोगे चलेगा, इट इज वॉइड एज द कंसिडरेशन बीइंग अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसीज अनलॉफुली, अपने को आंसर में लिखना है। बराबर, कोई बात की टेंशन नहीं, आराम से समझ गए, सब कुछ ओके, बढ़िया। ठीक है, तो कभी कुछ ना समझ में आए तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी सीधा सीधा सा लिख दिया जाए, फंडा एकदम दिमाग में रखो, ध्यान में आ जाएगा। चलो जी, what will be the rights with the promisor in the following cases? Okay sir, promisor के rights क्या है, आपको reasons बताना है। okay, what will the rights of the promisor? Mr. X promised to bring back Mr. Y to life again। हाँ, ये क्या है? Mr. X promised to bring back Mr. Y to life again। ये तो बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट लग रहा है अपने को, तो void void लग रहा है भाई, क्या कहते हो? कुछ भी नहीं होगा यहाँ, तो कुछ नहीं होने वाला है, जीरो है। A agreed to sell 50 kg of apple to B। ठीक है, the loaded truck left for delivery on 15th of March। okay sir, 15 मार्च को डिलीवरी के तैयार है, but due to rights in between reach B on 19th March। okay, लेट पहुंचा है भाई बच्चों, ये अब हमारे हाथ की बात तो थी नहीं। बराबर से लोडेड ट्रक जो है वो 15 तारीख को यहाँ से निकल गया है, बट रास्ते के अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो गई, तो वो 19 मार्च को वहां पे पहुंचा है। तो क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब पेरिशेबल नेचर के गुड्स जरूर है, बट ये बियॉन्ड द कंट्रोल है, तो अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। बराबर से पैसा इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बराबर, क्योंकि ये चीज तो अपने हाथ के बाहर की चीज है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट एक तरह से हो गया ये भी। An artist promised to paint on a fixed date for a fixed amount। इसमें ये भी हो सकता है, क्योंकि पेरिशेबल नेचर के गुड्स है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स वाला मैटर लग सकता है बच्चों इसके अंदर, बी वाले में, कि भाई गुड्स तब तक अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो कहानी खत्म है, फिर कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी वॉइड होने वाला है। An artist promised to paint on a fixed date of a fixed amount for remuneration, but met with an accident and lost his both hands। तो जो पर्सनल क्वालिटी पे कोई कॉन्ट्रैक्ट और उस पर्सन का इंजरी या कुछ परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाए तो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, अपने को पता है। अभिषेक एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू इंपोर्ट टॉयज फ्रॉम चाइना। ठीक है, but due to disturbance in the relation of both the countries, the import from China were banned। बच्चों लॉ की पॉलिसी चेंज हो गई है, आउटब्रेक ऑफ वॉर या लॉ में चेंजेस हो गया, तो ये भी अपने हाथ के बाहर की चीज है भाई, कुछ नहीं हो सकता इसमें, तो कोई राइट वाइट कुछ ना मिलने वाले भाई। देखें अपन, आओ देखो, चेक करते हैं। सबसे पहला, the contract is void because the initial impossibility of performance। मैंने आपको बोल ही दिया स्टार्टिंग के अंदर ही, लाइफ वापस देना कैसे हो रहा है, सवाल ही नहीं। टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपको को पता है। बाय द टाइम एप्पल रीच टू बी दे वर ऑलरेडी रिटन। ओके, मतलब गया, वो तो खराब हो चुकी है। बराबर से क्लियर बोल दिया, ठीक है ना। तो ऐसे में अब तो गई, वो तो खत्म ही हो गई, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि वो तो खराब ही हो गया, पूरा खत्म ही हो गया, बिल्कुल बचा खुचा बचा है समझ लीजिए, बाकी तो गया सारा, है ना, सारा गया। सच कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वाला बच्चों, इज अ पर्सनल नेचर, और पर्सनल नेचर में इवेंट ऐसा हो गया कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है सब में। सच कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज विदाउट परफॉर्मेंस बिकॉज इलीगलिटी आ गई, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, लॉ चेंज हो गया ना अपना, तो अब दोनों कंट्रीज के बीच में काम हो नहीं सकता है, तो डायरेक्टली पॉइंट हो गया अपना। ठीक है, सीधा सीधा बात समझ में आ गई, सीधा वॉइड जाने वाला है। बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे, बेहतरीन क्वेश्चंस, अच्छे से आप समझ के जाएं बच्चों। अगला क्वेश्चन फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। Liquidated damages is a genuine pre-estimate of compensation of damages for certain anticipated breach of contract। आप लोग जानते हो pre-estimated damages में हमारी एक liquidated damages होती है। बराबर, अगेन ये सारे हमारे वही सेक्शन नंबर 73 डैमेजेस का, और 74 जो है बच्चों वो इसी के लिए बात करता है। तो लिक्विडेटेड जो है वो हमेशा जेन्युइन होती है, जबकि पेनल्टीज जो होती है वो हमारी बिल्कुल कैसी होती है, अनकंसेशनेबल, अनरीजनेबल होती है, और उसमें लॉसेस का कोई कंपैरिजन नहीं है, लॉसेस का और डैमेजेस का, वो सब हमारी पेनल्टी कहलाती है। पर हमने पढ़ा हुआ है कि चाहे लिक्विडेटेड डैमेजेस हो, पेनल्टी हो, आप प्री डिसाइडेड कुछ भी कर दें, कोर्ट हमेशा रीजनेबल दिलाएगा। कई बार लिक्विडेटेड भी नहीं, कई बार पेनल्टी भी नहीं, कोर्ट तो रीजनेबलनेस की तरफ ही जाएगा, ये अपने को मेनली ध्यान रखना चाहिए। तो 6 का आंसर बच्चों डायरेक्ट आपको दे रखा होगा, जहां तक मैं समझता हूं, बहुत सीधा सीधा सा ये देखिए। फिर इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, और सर इतना बड़ा लिखना पड़ेगा क्या बच्चों? जरूरी नहीं है, आप मेन पॉइंट ही लिख दो और एक्सप्लेनेशन नहीं लिखे तो भी चलने वाला है, या एक्सप्लेनेशन आप लिख दें, उसी का एक्सप्लेनेशन है तो कोई टेंशन नहीं है।
फर्स्ट पैराग्राफ तो बच्चों वो का वो लिख दिया हमने जो क्वेश्चन में दे के रखा था, ठीक है। स्टार्टिंग लाइन वही है, यहां तक की लाइन की भी लिक्विडेटेड जेन्युइन होती है। This estimate is agreed between the parties to avoid at a later date detailed calculation and necessity to convenience outside the parties. जनरली हम पहले से डिसाइड कर लेते ताकि बाद में एक्चुअल लॉस कितना भी हो उससे मतलब नहीं। पेनल्टी ऑन द अदर हैंड पहले ही बात कर चुके हैं बच्चों, अनरीजनेबल होती है और इसका लॉस के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। इन टर्म्स ऑफ 74 where a contract has been broken, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in such cases of breach, or if the contract contain any other stipulation by way of penalty, the party complaining of breach is entitled, whether or not actual damages or loss is proved to have been caused thereby, to receive from the other party who has broken the contract a reasonable compensation। और तो सिंपल है, अगर आपने प्री डिसाइड कर लिया है तो उस केस के अंदर एग्रीव पार्टी हैव राइट टू गेट डैमेजेस, जो भी रीजनेबल है वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये रीजनेबल कॉम्पेंसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम, जो आपने पहले से डिसाइड किया उससे ज्यादा तो कभी नहीं होगा, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं जाएगा। तो वो आपका जो पूरा पॉइंट आपने पढ़ा हुआ बच्चों वो एज इट इज अपने को यहाँ पे लिख देना चाहिए। देखो बोला भी है, सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द रेशियो दैट एग्रीव पार्टी शुड नॉट बी अलाउड टू क्लेम अ सम ग्रेटर देन व्हाट इज स्पेसिफिक इन द रिटर्न एग्रीमेंट, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इवन देन द कोर्ट हैज पावर टू रिड्यूस द अमाउंट, कोर्ट उसको कम जरूर, पहले से आपने 10,000 का पेनल्टी डिसाइड किया, अब एक्चुअल में 15 हुआ है तो भी 10 ही मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में अगर 8 हुआ है तो फिर कोर्ट आपको 8,000 ही हो सकता है दिलवाए, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इसको कम जरूर कोर्ट कर सकता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, सीधा सा पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। चलो जी आगे बढ़ जाऊं, तो 7th नंबर पॉइंट बच्चों, आखिरी क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 आंसर द फॉलोइंग। ओके सर, आंसर करो। मिस्टर एस एंड मिस्टर आर मेड कॉन्ट्रैक्ट wherein Mr. S agreed to deliver paper cup manufacturer machine to Mr. R and to receive payment on delivery। ठीक है सर, ये एक मशीन देने वाले हैं और बदले में पैसा इनको डिलीवरी पे मिलने वाला है। डिलीवरी डेट पे आर जो है वो पैसा पे करने को तैयार नहीं है, तो भाई क्या मिस्टर एस बाउंड है क्या डिलीवरी के लिए? काहे बाउंड है भाई, अगर तुम पूरा ना करोगे तो हम भी पूरा नहीं करने वाले हैं। सेक्शन 51 बच्चों, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। पता था बनना है, when one party's performance depend on the other party's performance and other party refuses to perform, then first party have also right to refuse about performance, बराबर। अगर बात यही हुई थी, इस हाथ दे उस हाथ ले, मशीन ले पैसा दे, अगर सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो सर हम भी मशीनरी की सप्लाई से मना कर सकते हैं। सेक्शन 51 रेसिप्रोकल वाला, डिपेंडेंट वाला आपको लिखना है इसके अंदर। चलो सेकंड देखते हैं, आंसर सबका साथ में देखेंगे। Mr. Y has given a loan to Mr. G of rupees 30 lakh. Mr. G defaulted the loan on the due date and debt become time bar और हो गया भाई। After the time bar debt, Mr. G agreed to set the full amount to Mr. Y. Okay. उसके बाद भी वो प्रॉमिस करता है फुल अमाउंट टू वाई, वेदर एक्सेप्टेंस ऑफ टाइम बाय डेट कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल। हो सकता है ना भाई, क्यों नहीं हो सकता है, एनफोर्सेबल अपन ने पढ़ा है बच्चों, सेक्शन 25 का थर्ड वाला पॉइंट अपना, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि अगर टाइम बार डेप्ट है और कोई बंदा रिटर्न में प्रॉमिस कर देता है तो वो वैलिड माना जा सकता है बच्चों। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में पढ़ा है, तो उस केस में वैलिड हो सकता है, वो प्रोविजन अपने को लिखना है। A and B entered into contract to supply unique item, alternate of which is not available। क्या बात है, यूनिक आइटम है बच्चों और जिसका अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, जरूर मना कर दिया होगा, ड्यू डेट पर इसने मना कर दिया। तो बताओ क्या डायरेक्शन से बच्चों, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड अपन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से याद आ गया होगा आपको कि जहां रेमेडीज एडिक्वेट नहीं लग रही हैं, एंटिक आइटम्स है, यूनिक आइटम्स है, तो यू कैन डिमांड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो आपको आंसर में लिख देना चाहिए। आइए जी आपको आंसर्स बता देते हैं, चलो आ जाओ, ये रहे बच्चों आंसर आप लोगों के सामने, ये देखिए। हाँ जी, बात समझ आई। ये देखो, सबसे पहले सेक्शन 51 मैंने आपको कहा था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, जो कि साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने थे, तो जब तक सामने वाला परफॉर्म नहीं करे इसको भी नहीं करना है ना। तो यही चीज बोला है बच्चों, नॉट बाउंड टू डिलीवर, बाउंड नहीं है, ठीक है। टाइम बार डेप्ट, बिल्कुल इन द गिवन केस मैंने आपको कहा था वैलिड हो सकता है, अगर रिटर्न में कोई प्रॉमिस कर दे तो हो जाएगा, होली और पार्ट रिटर्न और साइन, सिंपल है।
वो वैलिड हो सकता है। 25(3) का रेफरेंस दे दिया। तीसरा वाला यूनिक आइटम अगर है, सप्लाई नहीं कर रहे हो तो कोर्ट में गिव ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बच्चों, उसकी आप डिमांड कर सकते हो। जब लगे कि भाई मनी सफिशिएंट नहीं है तो फिर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हो। सीधा सीधा सा आंसर है, क्वेश्चन है, बढ़िया है क्वेश्चन सारे के सारे। ये अपना बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सारे क्वेश्चंस हो गए। आ जाइए सेल्स और गुड्स एक्ट पे चलते हैं। हाँ, मिसेस जी ने बॉट किया एक ट्वीट कोड फ्रॉम पी, व्हेन शी यूज्ड द कोड शी गॉट रैशेस ऑन हर स्किन। क्या बात है, स्किन जो उनकी है उस पर रैशेस हो गए हैं क्योंकि उनकी स्किन जो है एब्नॉर्मली सेंसिटिव है। बट शी डिड नॉट मेक द फैक्ट नोन टू द सेलर। इन्होंने सेलर को बताया नहीं, गलती किया भाई, तुमको सेलर को तो बताना चाहिए था। नाउ मिसेस जी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द सेलर टू रिकवर द डैमेजेस। काहे डैमेजेस देना है भाई, माना क्वालिटी और फिटनेस अपनी जगह पे है, लेकिन बच्चों क्वालिटी और फिटनेस का एक्सेप्शन सेक्शन नंबर 16(1) में आप पढ़ते हो, क्वालिटी और फिटनेस का एक्सेप्शन देके रखा है कि अगर बायर इज सफरिंग फ्रॉम सम एबनॉर्मलिटी ही हैज टू डिस्क्लोज टू द सेलर। सेलर को बताओ ना, नहीं तो वो तो बढ़िया क्वालिटी का उसने आपको दे दिया। अब आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, एबनॉर्मली सेंसिटिव है, तो यू हैव टू डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू द सेलर, अदरवाइज सेलर इज नॉट रिस्पांसिबल टू पे एनी डैमेजेस। भाई सीधा सीधा सा अपना पॉइंट है, याद आ गया आप लोगों को, एबनॉर्मलिटी वाला पॉइंट है बराबर से वो अपने हेयर डाई वाला जो एग्जांपल लिया था, बस वो इसमें सेट होगा। अभी आंसर एक साथ देखेंगे बच्चों, देख लेते हैं एक बार, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ कंडीशन एंड वारंटी। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुझे ज्यादा डिस्कस नहीं करने का, सेक्शन नंबर 13 पे क्वेश्चन आ जाएगा। अगला जो हमेशा इसके साथ चिपकता है बच्चों, कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशंस आर एसेंशियल है, वारंटी हमारी जो है वो कोलैटरल है। कंडीशन ब्रेक हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट को और साथ में डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, वारंटी ब्रेक हुआ तो ओनली डैमेजेस ले सकते हो। कंडीशन ब्रेक को यू कैन ट्रीट एज वारंटी ब्रीच, बट वारंटी ब्रीच को कंडीशन ब्रीच नहीं मान सकते। पर आपको आगे कंडीशंस पूछ ली बच्चों, कब ऐसा होता है जब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानते हो, तो आप लोग जानते हो वेवर वाला हमारा पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा बराबर। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट एक्सेप्ट कर लेते हो, 3-4 पॉइंट आपको देके रखें, तो ये तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा बच्चों। 10th, मिस आर ओन अ टू व्हीलर, टू व्हीलर्स, अच्छा टू व्हीलर्स, टू व्हीलर भाई, एक टू व्हीलर है, ठीक है, which she handed over to her friend K on sale or return basis। क्या बात है, आर के पास एक स्कूटर है जो उन्होंने अपने दोस्त के को दिया है, ठीक है, इवन आफ्टर ए सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया। बच्चों ध्यान रखना, इवन आफ्टर ए वीक के ने वो न तो रिटर्न किया और न ही उसका पेमेंट। एक वीक निकल चुका है, रीजनेबल टाइम निकल चुका है। She instead placed the vehicle to the A। ओके, के ने आगे ए के पास ये प्लेज पे रख दिया है बच्चों, गुड्स जो सेल और रिटर्न बेसिस पे दो। अगर उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे उनका रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है, या कुछ ऐसा जिससे वो बंदा अपनी ओनरशिप मानने को तैयार हो जाए, किसी को आगे गिफ्ट कर दे, प्लेज कर दे, यूज कर ले, तो मान लेते हैं ओनरशिप गई के पास, आर से के को गई ओनरशिप बच्चों, उसी वक्त गई बराबर। तो द व्हीकल टू मिस्टर ऑब्टेन ए लोन। अब आर नाउ वांट्स टू क्लेम द टू व्हीलर फ्रॉम ए। अब वो चाहती है, आर जो है वो चाहती है भाई के से उसको वापस से उसका टू व्हीलर मिल जाए, तो भाई वो तो ना मिले, मतलब ए से मिल जाए, ए उसको उसका टू व्हीलर दे दे तो नहीं मिलेगा भाई। क्या ए यहाँ पे सक्सीड करेगी? नहीं करने वाली है, सॉरी, फ्रॉम मिस्टर ए। क्या मिस आर सक्सीड करेगी? नहीं करेगी। दो चीजें पूछी बच्चों, एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट व्हाट रिकोर्स इज अवेलेबल टू आर। देखो गुड्स तो प्लेज पे रखते ही के पास ओनरशिप चली गई। आर जो है वो इसका अमाउंट ले लेना, जो भी आपका सेल हो गया तो सेल के अमाउंट लो ना, टेंशन क्या है। गुड्स नहीं ले सकते बच्चों, सेक्शन नंबर 24 इसमें आपको लिखना पड़ेगा, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का डायरेक्ट सेक्शन है बराबर। तो आप पैसा ले लीजिए, सीधी सी बात है, गुड्स तो ना मिलने वाले। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इट हैड बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट व्हीकल वुड रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ एस अंटिल द प्राइस हैज बीन पेड। अगर वो तो ऊपर वाला तो अप्रूवल बेसिस पे था, लेकिन अगर ये कंडीशन लगा दी जाती कि जब तक पैसा पे नहीं होगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, उस केस में अब बच्चों भले ही ए के पास प्लेज पे पड़े हुए हैं, लेकिन आर उन गुड्स को वापस रिकवर कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप गई नहीं, है ना। अब इसके आंसर आपको दिखाता हूँ बच्चों, दोनों ही आंसर दिखा देता हूँ। फिर सेल ऑन अप्रूवल का एक क्वेश्चन भी अपने पास में और है। पहले तो ये क्वेश्चन देख लो बच्चों जो आपको मैंने कहा था, लेट द, ये देखिए सेक्शन 16(1) वाला, वो जो कोर्ट वाला था, माना हमने नो एम्प्लॉयड कंडीशन और वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड सप्लाई। जनरल रूल हमारा लेट बी अवेयर वाला है,
but where the buyer expressly or impliedly makes known to the seller of a particular purpose for which the goods are required and also rely on seller judgment, and this is business of the seller to do such goods in ordinary course of business, तो buyer can make the seller responsible हमने मान लिया। ये पूरा बच्चों थ्योरी का पॉइंट आ गया। लेकिन इन द गिवन केस कोड परचेज किया जो सेंसिटिव था, therefore she cannot make the seller responsible on the ground that the tweet code was not suitable for skin। उसका रीजन था बच्चों क्योंकि ब्रीच ऑफ, यहाँ पे हम ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटीज को मान ही नहीं सकते। आपको मैंने इसके एक्सेप्शन पढ़ा रखे हैं, उसमें है कि एबनॉर्मलिटी है तो यू हैव टू टेल द सेलर। आपने सेलर को बताया नहीं और उसकी स्किल वगैरह पे भरोसा भले किया तो उसके लिए सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे नो राइट टू रिकवर डैमेजेस वाला आपका पॉइंट लग जाएगा। वरना जो उसमें से जो पढ़ा वो एज इट इज आपको आंसर में लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, 3 जो आपको मैंने बताए थे और उसके बाद ये हमारे 3 पॉइंट और आ गए, सीधा सीधा आपको लिख देना है, कोई टेंशन नहीं। बराबर। फिर बच्चों 10th वाला क्वेश्चन हमारा, ये जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, ये देखिए सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला पूरा सेक्शन 24 यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। कब हम मान लेते हैं कि ओनरशिप चली गई है, कब मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी चली गई है। बायर ने अगर उस पर अप्रूवल दे दी है, एक फिक्स टाइम के अंदर वापस से कोई जवाब नहीं दिया है या कुछ ऐसा कर दिया, ही डज समथिंग टू द गुड्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग गुड्स। तो में 2 बातें खास लिखी है बच्चों, या तो गुड्स को प्लेज पे दे दिए है या फिर गुड्स को सेल कर दिया है। बराबर, बात समझ में आई, है ना। तो फर्स्ट केस के अंदर बच्चों 2 व्हीलर जो है वो उन्होंने आगे किसी को प्लेज कर दिया, हमारी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है प्लेज वाली। सो प्रॉपर्टी तो ए के पास एक तरह से चली गई है, मतलब थर्ड पार्टी के पास है। तो यहाँ पे आप आर कैन नॉट क्लेम बैक, अपना 2 व्हीलर तो वापस नहीं ले सकते हो, लेकिन प्राइस पूरी डिमांड कर सकते हो। केस है वो भी ए से नहीं, आपका लेना देना केस है। सेकंड वाले में हमने कंडीशन लगा दी थी बच्चों, पूरा क्वेश्चन वापस आ गया। In the case, it is held that at the time of place the ownership was not transferred to Miss K। K के पास गई नहीं क्योंकि हमने पहले ही कंडीशन लगा दी थी, इसीलिए वो प्लेज ही वैलिड नहीं होगा और आर अपना 2 व्हीलर वापस ए से रिकवर कर सकता है। प्लेज ही वैलिड नहीं है तो आप रिकवर कर सकते हो बच्चों, अगर वो कंडीशन लगा दी जाए तो। बराबर, कोई टेंशन नहीं, बहुत आराम से हो गया। आगे बढ़ जाऊं, चलो जी चलो जी चलो चलो चलो। सेल्स ऑफ गुड्स का आखिरी क्वेश्चन। Mr. T was a retailer trader of fan of various kind. Mr. M came to his shop and asked for an exhaust fan for kitchen। किचन के लिए exhaust fan होता है ना, वो चाहिए। Mr. T showed him different brand, बहुत सारे ब्रांड दिखाता है। Mr. M approve of a particular brand, एक particular brand बता करके उसके लिए चुका भी देता है पैसा। Fan was delivered at M's house, M के घर पे डिलीवर हुआ और जब उसको ओपन किया तो पता लगा कि भाई वो तो टेबल फैन निकला। ओहो, He informed Mr. T कि भैया डिलीवरी रॉन्ग हो गई, चेंज करो। अब टी जो सेलर है वो मना कर देता है चेंज करने से, वो कहता है कि जैसे आपने डिलीवरी ले ली, पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, आप जानो आपका काम जाने। ठीक है, अब आपको बताना है कि वेदर टी क्या राइट है यहाँ पे मना करने के लिए। लॉ के हिसाब से सोचना, ऐसे भावनाओं के हिसाब से मत सोचना, फीलिंग के हिसाब से और सर गलत है सर, लॉ क्या कहता है वो बताओ। व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू मिस्टर एम। बच्चों जो उसने किया वो गलत है सर, लेकिन उसके गलत के पीछे रीजन क्या बच्चों, सेक्शन 15 सेक्शन 16 दोनों लग जाएंगे हमारे इसके। और वो बहुत सीधी सीधी सी बात करते हैं बच्चों कि जहां पे आपने सेलर के स्किल पर भरोसा किया, आपने देखो जाते ही उसको एग्जॉस्ट फैन मांगा, फिर ब्रांड तो चलो आपने पसंद किया लेकिन मांगा तो एग्जॉस्ट फैन था। इट मींस आपने अपना पर्पस सेलर को बता दिया, सेलर के स्किल पर भरोसा कर लिया। नाउ अभी सेलर उसको पूरा नहीं करता है तो सेलर इज रिस्पॉन्सिबल बच्चों, चेंज करके देना चाहिए उसको, डैमेजेस भी देनी चाहिए। ये 11th के आंसर में अपने को लिखना है। और 12th में आंसर देख रहे हैं इसका बच्चों, 12th में आपको डायरेक्ट एसेंशियल पूछ लिया बच्चों, सीधा सीधा पॉइंट दिया हुआ है आपको बुक्स में आपके कि एसेंशियल्स कौन कौन सी होती है, पूरी एक लिस्ट आपको देके रखी है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। आओ फिर भी आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए जी, पहले तो देखें अपने 10th वाले का आंसर, सॉरी 11th वाले का। ये बच्चों 11 15 नंबर आपको मैंने कहा था, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। The implied condition is that goods supplied shall correspond to the both with sample and description। अब कई लोगों को लगेगा कि सर ये सैंपल डिस्क्रिप्शन तो कुछ कैसे बैठेगा, भाई एक्चुअली में आपने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी थी, तो मेरे हिसाब से इसमें ज्यादातर पॉइंट तो वो लगना चाहिए जहां आपने अपना पर्पस बता दिया था, क्वालिटी फिटनेस वाला। इन केस द गुड्स डू नॉट कोरस्पॉन्ड विद द सैंपल और डिस्क्रिप्शन और वाइस वर्सा, बोथ द बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। फर्दर 16(1) के अंदर वेयर द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस, मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है बच्चों सेक्शन, which the goods are required and he relies on the judgment of skill of the seller, it is duty of seller to supply such goods are reasonably fit for the purpose।
मुझे ये सेकंड पार्ट इसका आंसर का ज्यादा ठीक लग रहा है बच्चों। सैंपल डिस्क्रिप्शन मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसके अंदर, ये 16 वाला पॉइंट ज्यादा ठीक है। इन द गिवन केस एम को पता लगा कि अनफिट है उसके पर्पस के लिए, तो बट ऑब्वियस है टी मना नहीं कर सकता है, उसको एक्सचेंज करके देना चाहिए, ठीक है। सेकंड वाला जो पार्ट था बच्चों इसका, व्हेन वन पार्टी डज नॉट फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, उसके राइट्स पूछे हैं, तो अदर पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल माने या परफॉर्मेंस के लिए फोर्स कर सकती है। तो एम के पास रेमेडी क्या है बच्चों, या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे एम कि खत्म करो कॉन्ट्रैक्ट की, पूरा पूरा पैसा वापस रिफंड करो, क्लेम करो, ठीक है। या वो कह सकता है रिप्लेस करके दे दो, आपकी मर्जी के ऊपर है कि भाई फैन दूसरा भेज दिया आपने, टेबल फैन भेज दिया तो रिप्लेस करके दे दो। आप चाहें तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वहां पे परफॉर्म करवा सकते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, ये आप ध्यान रखोगे। चलिए जी, फिर उसके बाद है बच्चों एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट कोएग्जिस्ट सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। देखो आपको मैंने कहा था दो पार्टीज होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का होना चाहिए, मनी के अंदर होना चाहिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए, एब्सोल्यूट या कंडीशनल हो सकता है, और बाकी कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स होने चाहिए ना। छोटी सी लिस्ट आपको दे रखी, बहुत आराम से बच्चों कर सकते हो। तो ये आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस भी हो गए खत्म, फटाफट से हमने आरडीपी को डिस्कस कर लिया है। बच्चों एक बार आप लोगों ने कोर्स कर रखा है, तैयारी कर रखी है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप मेरे साथ में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। जल्दी ही आपके लिए एमटीपी पूरी डिस्कस करूंगा, और नए स्टडी मैट के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जो भी नए एग्जांपल्स हैं, वो भी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। कोशिश करेंगे उसके लिए मैं लाइव आकर के आपको सारी चीजें करवा दूंगा। चलिए जी, पार्टनरशिप एक्ट पे आते बच्चों। एक्सप्लेन इन डिटेल द सर्कमस्टांसेस, बताओ जहां अगर एक पार्टनर ने मिस एप्लीकेशन किया है, लायबिलिटी ऑफ फर्म की क्या होती है बच्चों। अगर फर्म से रिलेटेड कुछ भी है तो फर्म इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज वहां पे उनके बीच में होता है बच्चों म्यूचुअल एजेंसी बनती है। सेक्शन नंबर 27 से इसका आंसर जाएगा, अभी आंसर चेक कर लेंगे। डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, 27 वाला सेक्शन लिख देना बच्चों इसके अंदर, डायरेक्ट थ्योरी बता देता हूं आपको। आगे आओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन है भाई, 3-4 क्वेश्चन इसके भी दे रखे हैं, आइए चेक करते हैं। M and P were partners in a firm. The firm ordered JR Limited to supply the furniture. ठीक है भाई, अच्छा M and P 3 पार्टनर हैं, फर्म ने ऑर्डर किया है सप्लाई का फर्नीचर के लिए। इनमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई और M and N जो है कंटिन्यू कर रहे, 3 में से 2 का डेथ हुआ, सॉरी 1 का डेथ हुआ तो कंटिन्यू कर सकते हैं। The firm did not give any notice about P's death to the public or the person dealing with the firm. बच्चों यहाँ एक चीज समझो, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो लॉ के हिसाब से नो नोटिस रिक्वायर्ड। डेथ के केस में नोटिस की जरूरत भी नहीं होती है, बराबर अपने को पता है ना। फर्नीचर जो है वो डिलीवर हुआ है पी की डेथ के बाद में। फैक्ट अबाउट द डेथ वाज नोन टू देम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जो जेआर लिमिटेड थे उनको पता कब चला, डिलीवरी के टाइम पे कि एक पार्टनर की डेथ हो गई है। आफ्टरवर्ड बच्चों फर्म इंसॉल्वेंट हो गई है और वो पैसा नहीं चुका पाए जेआर लिमिटेड का। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जेआर लिमिटेड का पैसा पे नहीं हुआ है तो क्या पी की प्राइवेट एसेट्स जो है, मतलब क्योंकि इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो पी की डेथ के बाद उसकी जो प्राइवेट एसेट पड़ी हुई है उसके घर पे, क्या वो लायबल होगी क्या फर्नीचर पेमेंट के लिए। तो बच्चों समझो, ऑर्डर भले ही उसके लाइफ टाइम में दे दिया गया, लेकिन सप्लाई आफ्टर डेथ हुई है बच्चों, और सप्लाई का मतलब बुक्स में एंट्री जो हुई होगी फर्नीचर की, ऑर्डर की तो एंट्री होती नहीं है, वो आफ्टर डेथ हुई है। और डेथ के बाद की चीजों के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। डेथ के पहले की लाइबिलिटीज होती तो समझ में आता कि मरने वाला जितना छोड़ के गया उसकी लाइबिलिटी बनती है, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। Whether does it make any difference अगर JR Limited supply the furniture to the firm believing that all 3 partners are alive। भले ही आप भरोसा करो चाहे नहीं करो, डेथ के केस में वैसे भी नो नोटिस होता है, नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है और आप उसकी प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। डायरेक्ट पॉइंट है बच्चे लोगों, तो बहुत आराम से इसका आंसर हमारा जो है वो जाने वाला है। सेक्शन 35 के हिसाब से जाना चाहिए इसका आंसर, देख लेते हैं, आइए। हाँ जी, सबसे पहले तो बच्चों ये रहा, देखो आपको मैंने जो 27 कहा था, a partner acting with his apparent authority receive money or property from a third party। या वो थर्ड पार्टी से पैसा लेता है, a firm in the course of his business receive money or property from a third party and the money or property is misapplied by any of the partner। है ना, अपन ने पढ़ा है, बीएससी का एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, एनालिसिस नहीं लिखेंगे, मेन सेक्शन लिख देंगे तो भी ये चल जाएगा, ठीक है। और इस केस में, दोनों ही केसेस में फर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी, अपने को पता ही है, कुछ भी हो फर्म इस केस में भी रिस्पॉन्सिबल है, जो वहां आपको दे रखा था। अब बच्चों 14 का आंसर, सेक्शन 35 मैंने आपको कहा,
where under a contract between the partner the firm is not dissolved by death of partner, the estate of a deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death. Clear बोल दिया. Further, in order that the estate of deceased partner may be absolved from liability for the future obligation, it is not necessary to give any notice. बच्चों कहा था मैंने आपको नोटिस देना भी जरूरी नहीं है. फिर ये क्वेश्चन का डिटेल आ गया. अब दो आंसर, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आए दो चीजें पूछिए, दो आंसर बनाओ. Since the delivery of furniture was made after P's death, his estate would not be liable for the debt of the firm. सीधी सी बात होगी बच्चों. तो a suit for goods sold and labor would not lie against the representative of death because उसके लाइफ टाइम में कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई नहीं थी. स्टार्टिंग दो लाइन भी लिख देंगे तो हो जाएगा काम. इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस अगर आप उसको तीनों पार्टनर्स के बारे में पता हो नहीं पता हो, क्योंकि वही वाली लाइन बच्चों वापस से not necessary to give any notice to public or person dealing with him about death. डिजीज पार्टनर की प्रॉपर्टी तो वैसे ही उसके मरने के बाद फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती नहीं है. ठीक है ना, चाहे नोटिस दो चाहे नहीं दो, वैसे भी नोटिस देना जरूरी है नहीं. ये अपने को ध्यान में रखना है. तो दोनों ही केसेस में प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होने वाली नहीं है. चलो जी आगे बढ़ते हैं. फटाफट 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 बच्चों, फटाफट अगला क्वेश्चन. अगले दोनों क्वेश्चंस देखते हैं. मिस्टर ए ट्रांसफरर, बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है. उसने मिस्टर ए ने अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर कर दिया बी ट्रांसफरी को. अब मिस्टर बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू फ्यू राइट्स, इज नॉट एंटाइटल्ड टू फ्यू राइट्स एंड प्रिविलेजेस. हाँ भाई, आपको बिजनेस में इंटरफेयर का राइट मिलेगा नहीं, बुक्स वगैरह देखने का राइट मिलेगा नहीं. ठीक है, रूटीन बिजनेस को आप कर नहीं सकते क्योंकि आप ट्रांसफरी हैं. हाँ, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट का शेयरिंग मिलेगा, और जब फर्म आपकी बंद हो रही होगी उस केस के अंदर बच्चों इसको बुक्स देखने का और शेयरिंग लेने का राइट होगा. सेक्शन नंबर 29 इसके लिए काम कर जाएगा बच्चों. सीधा सीधा सा पॉइंट है हमारा. सेक्शन 29 काम करेगा. डायरेक्ट लिखना है आपको. डिस्कस ब्रीफ द पॉइंट्स जो बी को नहीं मिलने वाले हैं बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है. ठीक है, अगला भी देख लेते हैं बच्चों. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी. न ही कोई पेनल्टी है. सेम लाइन आपके बुक्स में दे रखी है, ना तो कंपल्सरी ना नहीं करवाने पे पेनल्टी. फिर भी हम कहते हैं कि भाई करवाना है. डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. बच्चों अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो फर्म थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर पाएगी, पार्टनर पे केस नहीं कर पाएगा, 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ डिमांड नहीं कर पाओगे. वो सारे पॉइंट्स अपने को लिख देने हैं. डायरेक्ट पॉइंट है, कोई खास टेंशन नहीं है. ठीक है, अभी आंसर दिखा देता हूं आपको मैं. अगला क्वेश्चन बच्चों, एलएलपी का. एलएलपी 4 से 5 नंबर का वेटेज, ये ज्यादा टेंशन नहीं है बच्चों. डेजिग्नेटेड पार्टनर का डेफिनेशन पूछ लिया है आपसे. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 2J में जाकर के आप इसका आंसर लिख देंगे. आओ आपको दिखा भी देते हैं. बस फिर लास्ट कंपनी बचेगा और उसके साथ हमारा आरटीपी का डिस्कशन सारा का सारा खल्लास बोले तो खत्म. ये देखो बच्चों सेक्शन 29. सेक्शन 29 बच्चों डायरेक्ट थ्योरी का पॉइंट है. मैंने आपको कहा था क्या क्या नहीं कर सकता है वो देख लो. इंटरफेयर नहीं कर सकता है, अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकता है, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ प्रॉफिट का शेयर ले सकता है बच्चों, और कुछ भी नहीं, और कोई चैलेंज वैलेंज भी नहीं करेगा. इतना इन्होंने आंसर में लिखा है. नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों सीधा है. कोई केस वेस नहीं होगा, सेट ऑफ 100 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा. एग्रीव पार्टनर भी फर्म या अदर पार्टनर के अगेंस्ट में केस नहीं कर पाएगा, और थर्ड पार्टी जरूर आप पर केस कर पाएगी. वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को लिखने हैं. नाउ डेजिग्नेटेड पार्टनर बच्चों 2J भी और साथ में सेक्शन 7 भी है. मैंने करवा भी रखा है आपको. ये देखिए 2J और साथ में 7 नंबर. बस डेफिनेशन पूरा लिख दीजिए भाई, और जरूरी है इसका अपॉइंटमेंट. बस पूरा लिख दो आप. पूरा सेक्शन समझा दिया है. मुझे ज्यादा इसकी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, आराम से कर सकते हो. ये अपने को ध्यान रखना है. तो यहाँ आकर के आपका एलएलपी तक का पोर्शन भी खत्म. आखिरी बोले तो आखिरी कंपनीज एक्ट पे आ जाओ भाई. किधर गया कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट. बच्चों आइए, 3 क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं कंपनीज एक्ट के, फटाफट से करते हैं. ABC Limited has allotted equity share with voting rights to XYZ Limited worth ₹15 करोड़. क्या बात है भाई. बच्चों एक कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड. उसने अलॉट किए हैं XYZ को 15 करोड़ के तो शेयर्स हैं, 15 करोड़ के. ठीक है, इक्विटी शेयर्स, वोटिंग राइट वाले. और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए करीब 40 करोड़ के. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बच्चों जिनका रिडम्पशन होता है. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 1920 में. आफ्टर दैट टोटल पेड अप कैपिटल कंपनी की 100 करोड़ हो जाएगी. मतलब ये अलॉटमेंट करने के बाद में एबीसी की जो कैपिटल है, इसका मतलब पहले 85 करोड़ रही होगी
पर 15 करोड़ अलॉट करने के बाद इनकी टोटल कैपिटल एबीसी की 100 करोड़ हो गई बच्चों, 100 करोड़ हो गई है, ठीक है। और कन्वर्टेबल डिवेंचर 120 करोड़ के हो गए, मतलब पहले 80 के रहे होंगे बराबर, अब 40 के और हो गए, टोटल 120 करोड़ के हो गए। ये इन्फॉर्मेशन अपने को दी है, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं। डिफाइन द मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी बच्चों, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 में एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन समझा देना। 20% और मोर का चाहिए अपने को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, वो पूरी डेफिनेशन, ठीक है। एंड कमेंट बताओ क्या एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड में कोई एसोसिएट कंपनी का रिलेशन है क्या? नहीं है भाई, नहीं है, क्योंकि टोटल कैपिटल एबीसी की 100 करोड़ की है, जिसमें से XYZ के पास में 15% ही है बच्चों, 15 करोड़ ही तो है। हमने कहा ये शेयर देने के बाद 100 हो जाएगी, तो 100 में से XYZ के पास कितनी, 15 करोड़, यानी 15% ही है, जबकि एटलीस्ट 20% चाहिए, नहीं है, मतलब नो रिलेशन भाई एसोसिएट कंपनी का। खत्म क्वेश्चन, एकदम इजी सा, भी चेक भी कर लेंगे अपन, सारे आंसर एक साथ चेक करेंगे बच्चों, ठीक है, कर सकते हो। आओ अगला, एसके इंफ्रास्ट्रक्चर हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल बच्चों, जो 6 लाख इक्विटी शेयर्स हैं उनकी, 100 रुपए का एक है, ठीक है, 6 करोड़ की कैपिटल हो गई। 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय सीजी, क्या बात है, 2 लाख के 6 में से 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है बच्चों। अभी मामला गवर्नमेंट कंपनी का नहीं बना, वो तब बनता है जब मोर देन 50% शेयर्स हो। अभी शेयर्स ही हो, वोटिंग राइट वाला मे अटेम्प्ट के लिए नहीं है, अभी शेयर्स ही बनना है आपको, ठीक है। और 1,20,000 ले रखे बच्चों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, क्या बात है बच्चों, 120 महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ये सीजी ने, ये स्टेट गवर्नमेंट ने, टोटल कर दू तो होता है 3,20,000 बच्चे लोगों। 6 लाख का टोटल शेयर है, कैपिटल बोलो शेयर बोलो, 6 लाख का। 6 लाख में से 50% से ज्यादा अगर गवर्नमेंट हेल्ड कर ले तो 6 लाख का 50% होता है 3 लाख। 3 से ज्यादा हेल्ड कर ली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने तो बट ऑब्वियस है एसके इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगी बच्चों गवर्नमेंट कंपनी, बिल्कुल। सेक्शन 2 क्लॉज 45 का डेफिनेशन लिख देना, बिल्कुल गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। सेक्शन समझाना है, क्वेश्चन समझाना है, इजीली हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, फिर सारे आंसर दिखाता हूं आपको भी। मिस्टर अनिल फॉर्म अ 1% कंपनी ऑन 16 अप्रैल 18 को फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार। टर्नओवर ओपीसी का पहले फाइनेंशियल ईयर को ही, मतलब जो 16 अप्रैल से शुरू और 31 मार्च 19 को खत्म हुआ, वो 2.25 करोड़ का हो चुका है। अब ओपीसी बनने के लिए बच्चों टर्नओवर चाहिए 2 करोड़ का मैक्सिमम, और कैपिटल चाहिए 50 लाख की। कैपिटल की इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, टर्नओवर जरूर बाहर निकल गया है एक साल में ही। His friend Sunil wanted to invest in his OPC, वो OPC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्त इन्वेस्ट करेगा मतलब कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, दो जने तो हो नहीं सकते हैं। So they decided to convert voluntary into private company। बच्चों दो बातें हैं, ओपीसी को अगर चेंज करना हो वॉलंटरी तो या तो 2 साल का इंतजार करो, उसके पहले नहीं कर सकते। इनकॉर्पोरेशन से 2 साल, तो 16 अप्रैल से 2 साल रुको, 19 और 20 तक रुको। दूसरा चक्कर ये कि अगर विद इन 2 ईयर आपका एवरेज टर्नओवर बाहर निकल जाए 2 करोड़ से, या कैपिटल 50 लाख से बाहर निकल जाए, तो आप वैसे ही कन्वर्ट हो जाओगे। तो यहां निकल गया ना, तो 1 साल का एवरेज निकाल लो, एक ही साल का इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसका एवरेज 2.225 करोड़ ही होगा बराबर। तो इसका मतलब 2 करोड़ से आप बाहर निकल गए हो, तो बिल्कुल अनिल कैन डू सो, यस कर सकता है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप वैसे ही क्रॉस कर चुके हो लिमिट को बराबर। आओ आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर दिखा देते हैं बच्चों आखिर में जाकर के। एकदम मेरे ख्याल से सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब तक सब चीजें हो गई। देख लो, आपको ये 3 आंसर ही बताता हूँ। ये देखो सेक्शन नंबर 26 बच्चों पूरा समझा देना, क्या मतलब यहाँ पे होता है। कैपिटल पेड अप इक्विटी कैपिटल बच्चों, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है, कन्वर्टेबल की जरूरत नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बराबर। फाइनल आंसर देखो जो आपको मैंने कहा था, 20% होना चाहिए। 100 करोड़ का 20% बोले तो 20 करोड़ होता है, लेकिन उनके पास 15 करोड़ ही है बराबर। इसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है, और इसीलिए बच्चों यहाँ नहीं होगा चाहिए। इन्होंने बोला नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर से मतलब ही नहीं है, होल्डिंग जो किया उसका नो रिलेवेंस, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बाकी ये कंपनी एसोसिएट कंपनी नहीं होगी, क्लियर बोल दिया, 15% ही है। चलो गवर्नमेंट कंपनी का बच्चों डेफिनेशन समझा दो पूरा। 51% एटलीस्ट पेड अप कैपिटल का पार्ट डेफिनेशन आ गया। इंस्टेंट केस में इंफ्रास्ट्रक्चर की 6 लाख में से सेंट्रल गवर्नमेंट 2 लाख और 120 स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, टोटल 320 होता है, जो मोर देन 51% है, मैंने आपको कहा था। सो एसके इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ गवर्नमेंट कंपनी। डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों। तीसरे में रूल वूल नहीं लिख करके आप सीधा सीधा सा बच्चों 262 में ओपीसी का डेफिनेशन वाला पार्ट समझा दोगे तो भी चल जाएगा,
और वो दो चीजें जरूर लिखनी है। कौन सी वाली? अनलेस कन्वर्ट हो सकते हो आप, अनलेस 2 ईयर हैव बीन एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनको, या 2 साल हो गए हो, या फिर थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 50 लाख से ऊपर निकल गई हो कैपिटल की, और एवरेज एनुअल टर्नओवर बच्चों वो 2 करोड़ से ऊपर निकल गया। वो अपनी लाइन सही है, अपने को पता ही है। अब इस क्वेश्चन में 16 अप्रैल से लगा के 31 मार्च तक का 2.25 करोड़ हो चुका है, जो एक्सीड कर गया है 2 करोड़ से। सो मिस्टर अनिल कैन कन्वर्ट ओपीसी इनटू प्राइवेट कंपनी अलोंग विद सुनील। बिल्कुल आप कर सकते हो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे आपने क्रॉस कर दिया इसको 2 तो कई लोग ऐसा लिख देते हैं कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कन्वर्ट वॉलंटरी, दिस इज कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली। तो ये मत लिखना बच्चों की ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। अब आपकी लिमिट तो 2 साल के अंदर अंदर ही अगर करना चाहो तो लिमिट क्रॉस कर दो तो कर सकते हो, नहीं तो 2 साल वेट करना पड़ता। तो आप ऐसे ही आंसर लिखने वाले हो, बराबर। तो फाउंडेशन के मेरे दोस्तों यहां आकर के आपका आरटीपी मेट 2021 बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अगर आपने अच्छी से तैयारी कर ली है तो इस आरटीपी को जरूर 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 से आप लोगों को देख लेना है, इस पूरे वीडियो को देख लेना है, और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ में शेयर करना है इसको, बराबर से। जल्द ही आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एमटीपी को लेकर के, मॉक टेस्ट पेपर को लेकर के, और साथ में नए एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को लेके भी। चलिए जी, ओके, बाय बाय, टाटा, अच्छे से पढ़ाई करिए, फिर मुलाकात होती है। बाय बच्चों, गुड नाइट, शब्बा खैर।